that is the last algorithm of our side. जो naive Bayes algorithm है ये आपकी basically probability के ऊपर based है. This is a basically it is a classification algorithm. तो ये आपकी जो है वो एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है. जो भी हम आउटपुट प्रेडिक्शन करेंगे वो हम एक प्रोबेबिलिटी की बेस पे करेंगे कि आपके पास उस पर्टिकुलर कॉलम के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है एल्गोरिथम, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हर एक डेटा पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि उस क्लास के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. और आपके पास ये डेटा सेट है, उसके अंदर आपके पास इनपुट कॉलम है. देयर आर टू इनपुट कॉलम एज फीचर 1 एंड फीचर 2, और इसके बेस पे आप अपने आउटपुट को प्रिडिक्ट करते हैं. आउटपुट के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, तो यस है या फिर नो है, ठीक है. तो यस होने की प्रोबेबिलिटी क्या और नो होने की प्रोबेबिलिटी क्या, ये हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी बेस निकालेंगे यहाँ से. तो इन दोनों में से जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वही आपका आउटपुट बनेगा, वही आपकी प्रिडिक्शन बनेगी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यस होने की जो प्रोबेबिलिटी आई वो आपके पास आई 0.81, और जो नो होने की प्रोबेबिलिटी आई वो आई 0.51. तो जिन इन दोनों में से जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो प्रिडिक्शन में हमेशा आपका आंसर वही मिलेगा, यानी कि यस मिलेगा, बिकॉज यस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नो होने की प्रोबेबिलिटी. तो जो आपकी नेब बायस एल्गोरिथम है वो बेस्ड है आपके बायस थ्योरम के ऊपर, ठीक है. बायस थ्योरम क्या है, देखो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझते हैं. प्रोबेबिलिटी के अंदर दो इवेंट्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट. इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने एक डाइस को रोल किया, डाइस रोल, और उसके ऊपर आपके पास क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं. एक तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, ये 6 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं किसी डाइस को रोल करने के. अब अगर मैं इसमें से प्रोबेबिलिटी निकालूं कि इसमें से 1 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6. टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6, उसमें से 1 होने की प्रोबेबिलिटी 1 टाइम है. सिमिलरली अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालो, फिर 2 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 कितनी बारी आ रहा है, सिंगल टाइम, और टोटल कितने आउटकम कितने हैं आपके, 6. तो ये भी क्या है, 1/6. सिमिलरली आप 3 होने की, 4 होने की, जितने भी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/6 आएगी. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 की प्रोबेबिलिटी निकालूँ, 3 की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, वो भी 1/6 है. 4 की 1/6 है, 5 के होने की 1/6 है, और 6 के होने की भी प्रोबेबिलिटी क्या 1/6 है. सो देर इज अ नो डिपेंडेंट कॉलम टू ईच अदर. कोई भी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, सारी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट है. तो इस तरह के इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस इवेंट बोलते हैं. एक होता है आपके पास डिपेंडेंट इवेंट. डिपेंडेंट इवेंट्स जस्ट लाइक कि अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास एक क्या है, आपके पास एक बैग है यहाँ पे, और बैग के अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मार्बल्स हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास दो तीन ऑरेंज कलर के मार्बल्स हैं यहाँ पे, और ये बॉल्स लगा लो, और जो दो हैं वो आपके पास रेड कलर के हैं, ठीक है. अगर मैं इसमें से ये निकालना चाहता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर हैविंग द वन, फॉर रिमूविंग द वन ऑरेंज बॉल, एक ऑरेंज बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमूविंग ऑरेंज बॉल, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर दैट रिमूव रेड बॉल. ये प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो इसका मतलब क्या है कि पहले ऑरेंज बॉल होने की और रिमूव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, टोटल आपके पास बॉल कितनी है, 5 बॉल्स है, टोटल 5 बॉल है. इसमें से आपको ऑरेंज बॉल को रिमूव करना है, ऑरेंज बॉल टोटल कितनी है, 3. तो आपकी जो रिमूव करने की प्रोबेबिलिटी है ऑरेंज बॉल को, दैट इज 3/5. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज है, ठीक है. तो आफ्टर रिमूविंग, जब ये बॉल यहाँ से रिमूव हो जाएगी, इसको मतलब ये बॉल आपने यहाँ से निकाल ली, तो टोटल कितनी बॉल बची आपके पास, 4 बॉलें बची. तो जब आप दोबारा से अगर वो रेड बॉल के रिमूव करने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो नाउ द टोटल बॉल बिकम 4,
जिसके अंदर से आपके पास रेड बॉल रिमूव कर लिए, टोटल रेड बॉल कितनी है, 2। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमूविंग द रेड बॉल इज योर 2/4। यहाँ पे जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो है कितनी, 5 है। यहाँ पे टोटल टोटल आउटकम कितने हैं, 4। क्योंकि जब आपने एक इवेंट को यहाँ पे परफॉर्म कर लिया, उसके बाद कितना रिमेनिंग आपके पास आइटम बचे, दैट इज योर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास के 5 हैं, टोटल आउटकम यहाँ पे 4 रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो आपके पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। डिपेंडिंग कैसे है कि यहाँ पे जो बॉल रिमूव नहीं थी उस समय कितनी आउटकम्स थी टोटल, और यहाँ पे बॉल के रिमूव होने के बाद टोटल आउटकम्स कितनी। तो दीज आर द डिपेंडेंट इवेंट, इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई। दोनों इवेंट्स के हैं। तो एक इवेंट, इसका मतलब ये है कि एक इवेंट पहले जो हो चुका है उसके बाद आपने नया इवेंट स्टार्ट किया, तो दैट इज कॉल्ड टू बी द बायस थ्योरम प्रॉपर्टी। ये आपकी क्या है, बायस थ्योरम है। तो बायस थ्योरम कैसे लिखते हो, अगर मेरे को लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या है कि पहले आप क्या निकाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि एक इवेंट पहले ए हुआ, उसके बाद सेकंड प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो इवेंट बी की, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कि ए इवेंट हो चुका है, सो दिस इज बी बाय ए। तो दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि आपने क्या निकाला, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला, जैसे हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमूविंग द ऑरेंज बॉल निकाला था। उसके बाद जब ये वाला इवेंट हो गया, उसके बाद आप क्या निकाल रहे हो, सेकंड वाले इवेंट को ट्रीट कर रहे हो। लेकिन सेकंड वाला जो इवेंट है वो किस पे डिपेंडेंट था, आपका फर्स्ट वाले इवेंट के ऊपर। जिसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ए, कि यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द बॉल, रेड बॉल, विद रिस्पेक्ट टू द इवेंट ऑफ अकरिंग इन ए, कि ए का इवेंट हो ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद आप उसकी प्रोबेबिलिटी बी कैलकुलेट कर रहे हो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे अपनी बायस थ्योरम को, जो आपकी बेस थ्योरम है, ये देखो कैसे वर्क करेगी। बेस थ्योरम क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी शुड बी इक्वल टू, इसको मैं दूसरे तरीके से रिवर्स ऑर्डर में लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हमने अभी लिखा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और इसको कैसे लिखूंगा यहाँ पे, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकाल रहे हो, बी की, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन द बी इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड। तो जब मैं इस वाली टर्म को उठा के नीचे ले जाऊंगा, तो ये क्या, ये वाली टर्म आपकी डिवाइड में आ जाएगी। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या हो गया आपका, ये फॉर्मूला बन गया। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर बायस थ्योरम। इसी को हम क्या बोलते हैं, बायस थ्योरम बोलते हैं। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि दूसरा इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। बाय बी का मतलब है कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जबकि आपके पास एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब है कि आपने किस वाली प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो, कि अब आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो जबकि पास ये वाला इवेंट आपका हो चुका है। यानी कि उसमें से ऑरेंज बॉल ऑलरेडी रिमूव कर दी गई है, उसके बाद जितनी रिमेनिंग बॉल्स हैं उसमें जो आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, दैट इज योर बायस थ्योरम प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए divided by probability of b. So this is a formula that we are gonna use to calculate in Naive Bayes। इसको हम यूज करेंगे अपने Naive Bayes एल्गोरिथम। तो जबकि Naive Bayes एल्गोरिथम है वो आपकी बायस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो देखो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अगर आपको बायस थ्योरम को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग योर मशीन लर्निंग मॉडल, फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है जिसके अंदर दो इनपुट कॉलम है, x1 एंड x2, और आपके पास एक कॉलम है, आउटपुट कॉलम है y। और बाई के अंदर आपके पास प्रेडिक्शन है यस नो, ये आपके पास कैटेगोरिकल कॉलम। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है।
तो आप क्या निकालते हो? नाउ यू विल फाइंड की प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटपुट वाले इवेंट की, वाई की प्रोबेबिलिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू इसके ऊपर, जो आपके पास इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। इवेंट कौन से हो चुके हैं आपके? इनपुट वाला। तो x1 x2, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसके ऊपर आप जब बाई से अप्लाई करोगे तो दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ए बाई बी। और पी ऑफ ए बाई बी कैसे आपने लिखा है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कॉलम मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कॉमा x2 डिवाइडेड बाय y एंड होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कॉमा x2। ठीक है, इसको अगर आप और इलेबोरेट करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कॉमा x2 क्या बना आपका? x1 कॉमा x2 विद रिस्पेक्ट टू y। इसको कैसे लिख सकते हो? अगर मैं इन सारे कॉलम को इंडिपेंडेंट कर दूं तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 when the event y is already occurred and probability of x2 when the y event is already occurred। ठीक है, सो दिस इज अ ट्रांसलेशन ऑफ x1 x2 बाय y। तो ये दोनों इवेंट को आप इंडिपेंडेंट इवेंट मान रहे हो, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, और नीचे वाले को आप कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x2। So this is how you will do the prediction on the basis of your एनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जिसका आप क्या करते हैं यहाँ पे डेटा सेट के ऊपर अपने नियर बाय एल्गोरिथम को रन करते हो। ये वाई क्या है आपके पास? ये वाई आपके पास कैटेगोरिकल कॉलम है। अगर आपके पास वाई के अंदर दो ऑप्शन है, यस और नो, तो आप ये जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वाई के दोनों इवेंट पे निकालोगे, यस होने पे भी और नो होने पे भी। ठीक है, तो ये आप यस के रिस्पेक्ट में भी निकालोगे और ये आपका नो के रिस्पेक्ट में भी निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ यस के रिस्पेक्ट में निकाली, यस के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू इनपुट कॉलम x1 एंड x2, ये आपने निकाला। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोबेबिलिटी आई आपके पास 0.82। तो आपने देखा कि अगर आपके पास ये दो इवेंट हैं और आउटपुट कॉलम यस है तो प्रोबेबिलिटी 82 आ रही है, तो आप सेम नो के लिए भी निकालोगे कि दोनों का चांसेस को फिर आप कंपेयर करोगे कि दोनों में से क्या बेस्ट है, x1 और x2, ये भी आप सेम इसके लिए निकालोगे। इसकी नो होने की प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जाम्पल आ रही है 0.96। ठीक है, तो आप क्या करते हो? इन दोनों प्रोबेबिलिटीज का आपस में क्या करोगे? कंपेयर करोगे। कंपैरिजन करते हुए जो बेस्ट प्रोबेबिलिटी होगी, जिसका रिजल्ट सबसे बेस्ट होगा, वही आपका आउटकम बनेगा। यानी कि 9.96 प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? नो की। तो आपका जो प्रिडिक्शन वैल्यू होगी दैट इज योर नो, वो नो पे आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज हाउ द नेम बाय एल्गोरिथम गोना वर्क ऑन योर डेटा सेट। ये क्लियर है? कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। कंट्रोल भी ये आपके पास डेटा सेट है, तो हम ना इसके ऊपर नेम बाय एल्गोरिथम देखो कैसे वर्क, कैसे कैसे वर्क करेगी। अब आप क्या करते हैं? आपके पास क्या है? आउटपुट कॉलम है। ये कॉलम में नीचे आ गए, तो ठीक है, आपके कॉलम में ये आपका आउटपुट कॉलम है। आपके आउटपुट कॉलम में दो ऑप्शन है, तो यस है या फिर नो है। और ये आपके क्या है? दोनों इनपुट कॉलम है। ये आपके इनपुट है और ये आपका क्या है? आउटपुट कॉलम है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक नया डेटा पॉइंट आता है प्रिडिक्शन के लिए, जिसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं कि बंदे की जो एज है वो, फॉर एग्जाम्पल मिडिल एज का बंदा है, आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ये इनपुट देना चाह रहे हो कि मिडिल एज का बंदा है और उसका जो बीपी है वो हाई है, तो बताओ उसको डिसीज होगी कि नहीं होगी। इसके बेस पे आपको प्रिडिक्शन करना है कि इसको डिसीज है या नहीं है। ये आपका मॉडल प्रिडिक्ट करके देगा। कौन सा मॉडल? नए बायस। अब नए बायस क्या करेगा कि वो क्या करेगा? प्रोबेबिलिटी निकालेगा। किसकी? विद रिस्पेक्ट टू यस और विद रिस्पेक्ट टू नो, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी निकालेगा। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो उसके कोरस्पॉन्डिंग इसका आंसर यहाँ पे प्रिंट करा देगा, इसको डिसीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या निकालेगा? वो प्रोबेबिलिटी निकालेगा किसकी होने की? यस होने की विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट कॉलम एज एज ग्रुप, विद रिस्पेक्ट टू दीज टू वैल्यूज एज अ
कि उस बंदे की एज जो है वो मिडिल एज है और उसका जो बीपी है वो क्या हाई है। ये आपकी ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्या लगाओगे, बेस थ्योरम लगाओगे। बेस थ्योरम कैसे लगाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, ये वाले दोनों पर्टिकुलर कॉलम्स की। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। एक तो मिडल एज वाला बंदा और विद रिस्पेक्ट टू यस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसका बीपी हाई है विद रिस्पेक्ट टू यस डिवाइडेड बाय इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाले दोनों मिडल एज कॉमा हाई। ये प्रोबेबिलिटीज आप निकालोगे यस के कॉरेस्पॉन्डिंग, सेम प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे नो के कॉरेस्पॉन्डिंग कि पेशेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो विद रिस्पेक्ट टू दीज डिसीज, दोनों की दोनों सेम। तो वो मिडिल एज का बंदा है और वो हाई इसको ब्लड प्रेशर है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। तो ये कैसे निकालोगे अगेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई विद रिस्पेक्ट टू नो डिवाइडेड बाय ये सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ मिडल कॉमा हाई। ठीक है, ऑल्दो ये जो दोनों वैल्यू है अगर डिनोमिनेटर देखो ये दोनों के अंदर कॉमन है तो हम इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन चीजें, इसको हम नॉर्मलाइज कर देते हैं। ये हमने इससे कैंसिल आउट कर दिया। तो यू हैव टू बी जस्ट फिगर आउट अबाउट द अबव प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेगा यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या है कि टोटल कितने यस कॉलम्स हैं आपके पास, एक ये है, दो, तीन, यानी कि टोटल तीन है। आउट ऑफ टोटल कितनी रो है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो तीन में से पांच जगह यस है तो प्रोबेबिलिटी यस होने की क्या है, 3/5। इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 3/5 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बंदा मिडिल एज का है और उसके आगे यस है। तो पहले देखो कि यस कॉलम कहाँ कहाँ पे है, ये आपकी यस कॉलम है तीन। अब इसके आगे मिडिल कहाँ पे है, ऐसे ग्रुप जो मिडिल पे हो, ये यंग है ये नहीं होगा, ये मिडिल है ये होगा, और यहाँ पे ये ओल्ड है ये नहीं होगा। तो ओनली एक ही बंदा ऐसा है जो मिडिल एज ग्रुप पे है और जिसके डिसीज होने की प्रोडिक्शन यस है। इसका मतलब टोटल यस कितने थे, थ्री, तीन में से ओनली एक ही बंदा ऐसा है जिसकी मिडिल एज है। नेक्स्ट निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई, इसका मतलब बीपी लेवल जिसका हाई है उसका भी यस है। तो यस आपके तीन जगह, इसके आगे देखो हाई का, ये भी हाई है, ये भी हाई है और ये भी हाई है। इसमें तीनों जगह हाई है तो इसके टोटल आउटकम कितने हैं, थ्री, और हाई होने के चांसेस भी कितने, थ्री। तो 3/3 इज इक्वल टू 1। तो जब आप इन तीनों प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट सम रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट अज्यूम कि वो रिजल्ट आ रहा है 0.7। ठीक है, तो सेम आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो के साथ करोगे। अब नो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल डेटा सेट के अंदर नो कितने हैं, एक तो ये नो है एक ये नो है, आउट ऑफ 5 कॉलम। तो नो होने की कितनी है, 2/5। अब मिडिल एज होने की जिसके आगे नो लिखा हो, जिसको डिसीज नहीं है और वो मिडिल एज का बंदा है। पहले तो दो नो नो आपका यहाँ पे है और नो आपका यहाँ पे। तो जब इसको चेक करोगे तो यंग है और ये आपका मिडिल एज का बंदा है, यानी कि एक है आपके पास ऐसी एंट्री आउट ऑफ टू। ये क्या हो गया, वो 1/। तो फिर आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी जिसका बीपी हाई है और उसके आगे नो लिखा हुआ है, उसको डिसीज नहीं है। तो नो वाले आपके पास ये दो कॉलम है, एक तो इसमें नॉर्मल है इसमें भी नॉर्मल है, तो कोई भी ऐसा नहीं जिसका बीपी हाई है। तो ये क्या हो जाएगा, 0/2। तो 0/2 का मतलब ये तो सारी टर्म क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। इसकी जीरो होने की वजह से सारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो नाउ यू विल कंपेयर बोथ द प्रोबेबिलिटी कि 0.73 जो है वो ज़्यादा है, जैसे 0.73, और जीरो को कंपेयर करोगे तो दोनों में जो हायर होगी वो वाला टर्म जीत जाएगी। इसका मतलब 0.7 की प्रोबेबिलिटी किसकी थी, यस होने की। इसका मतलब आंसर इसका क्या आएगा, यस। तो जब आप उसको ये प्रिडिक्शन के लिए मिडल और हाई वाला दोगे डेटा तो आपको आंसर बताएगा कि यस उस बंदे को डिसीज है। ठीक है, तो ये अपने इसने डिसीजन कैसे लिया, इस प्रोबेबिलिटी के बेस पे डिसीजन
ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज हाउ द नेब बायस एल्गोरिथम गोना वर्क। टाइप, तीन टाइप से होती है आपके पास। फर्स्ट होता है आपके पास बर्नौली नेब बायस। बर्नौली। सेकंड होता है आपके पास मल्टीनोमियल। मल्टी नोमियल नेब बायस। और थर्ड होता है आपके पास गॉसियन। सो ये तीन तरह के नेब बायस एल्गोरिथम यूज करते हैं, बर्नौली नेब बायस, मल्टीनोमियल और गॉसियन नेब बायस। तीनों में डिफरेंस क्या देखो। बर्नौली नेब बायस आप कब यूज करोगे, जब आपके पास जो डेटा होगा, इनपुट डेटा, जब आप बर्नौली यूज करते हो, बर्नौली का मतलब होता है कि आपके पास दो आउटकम्स होती हैं, तो जीरो होता है या वन होता है। ठीक है, या तो आपके पास जीरो आएगा या फिर क्या आएगा, वन आएगा। दिस इज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी आपके पास जो इनपुट डेटा होगा, उसके अंदर जो कॉलम्स होंगे, उसके अंदर आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे। तो उसमें उस केस में आप क्या लगाओगे, बर्नौली नेब बायस एल्गोरिथम लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फीचर वन है, फीचर टू है, और आपके पास आउटपुट कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल फीचर वन के अंदर आपके पास कैटेगरी है यस नो करके। सेकंड वाला है जो उसके अंदर है जेंडर है, या तो मेल है या फीमेल है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फीचर और होता है यहाँ पे, फीचर थ्री होता। फीचर थ्री होता, उसके अंदर आता आपके पास कि बच्चा पास है या फेल है। पास और फेल। तो जहाँ पे इनपुट कॉलम के अंदर आपके पास दो ऑप्शन होंगी, तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे इनपुट डेटा के ऊपर, उसमें आप लगाओगे बर्नौली नियर बायस एल्गोरिथम लगाओगे। ठीक है। मल्टीनोमियल नियर बायस एल्गोरिथम कब अप्लाई करते हैं, जब आपके पास आउटपुट कॉलम के अंदर जो इनपुट कॉलम होता है आपका, उसके अंदर जो आपके पास डेटा होता है वो टेक्सटुअल फॉर्म में होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। और आउटपुट कॉलम आपके पास कैटेगोरिकल होता है। टेक्सटुअल फॉर्म का मतलब है ये बेसिकली हम यूज करते हैं एनएलपी के अंदर, नेचुरल लेवल प्रोसेसिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अमेजन के रिव्यूज कमेंट है बंदों के, तो वो आपका क्या है, वो सारे कमेंट्स के हो गए आपके, वो इनपुट कॉलम हो गया। उन कमेंट्स के बेस पे आप डिसीजन ले रहे हो, ये आपका आउटपुट कॉलम होगा। तो यहाँ जो आपके पास कमेंट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे लाइन्स के अंदर, ये सारे आपके पास इनपुट डेटा है, इसके बेस पे आप अपना आउटपुट डिसाइड कर रहे हो। तो जब आपके पास इनपुट डेटा आपके पास इसमें टेक्सुअल फॉर्म में होगा, यानी कि बहुत सारा टेक्स्ट लिखा होगा, तब आप मल्टीनोमियल बायस ने बायस एल्गोरिथम यूज करोगे। ठीक है। ऑल्दो इस सारे टेक्स्ट को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ता है यूजिंग द एनएलपी के अंदर, आप इसको कन्वर्ट करते हो जीरो वन की फॉर्म के अंदर। तो उसके लिए हम एनएलपी की काफी टेक्निक्स यूज करते हैं। तो जब आप एनएलपी करोगे तो उसमें आप मल्टीनोमियल ने बायस का एल्गोरिथम का यूज करके देखो। गॉसियन ने बायस हम यूज करते हैं जब आपके पास जो इनपुट डेटा है उसका जो कर्व है वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन रहा है। वो आपका कर्व इस तरह से है, सारा डेटा कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस डेटा होने की वजह से आपके पास जो कर्व बन रहा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व बन रहा है। तो दिस योर, यहाँ पे आपका मीन क्या होगा, जीरो होगा, और स्टैंडर्ड डिविएशन वन होगा। तो when the data is input data is your in continuous form, ठीक है, और उसका जो कर्व बन रहा है वो आपका गॉसियन कर्व को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, गॉसियन ने बायस एल्गोरिथम यूज करोगे। तो दीज आर द थ्री टाइप्स और थ्री वेरिएंट ऑफ द ने बायस एल्गोरिथम। ठीक है, क्लियर है? तो नाउ विल सी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन सेम वही है जैसे हम करते आए हैं। ठीक है। ये मैंने एक डेटा सेट बनाया हुआ है। हाँ हाँ, विकास घर पे ठीक है सारे? यही ठीक है, सब बढ़िया। ठीक है विकास। ओके। सो हमने वही सब कुछ किया जो अभी तक हम करते आए हैं। ठीक है, एसक्यूएल लाइब्रेरी से मॉडल से ट्रेन का स्प्लिट मारेंगे डेटा के ऊपर। अब हम यहाँ पे जो आपका मॉडल इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज योर गॉसियन नेव बायस। ठीक है। गॉसियन नेव बायस मैंने भी बताया कि कब यूज करोगे, जब आपके पास क्या होगा, डेटा कॉन्टिन्यूस होगा और आपका जो कर्व होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व बन रहा होगा। ठीक है। तो ये जो आपका एक डमी डेटा है, जहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स की स्टडी है स्टूडेंट की, और उसका एग्जाम स्कोर है, उसके बेस पे प्रिडिक्ट करना है कि वो पास होगा या फेल होगा। ठीक है। तो आपसे यहाँ से जो मॉडल इंपोर्ट करोगे वो कौन सा करोगे, गॉसियन नेव बायस एल्गोरिथम यूज करोगे यहाँ पे। फ्रॉम द एसक्यूएल लाइब्रेरी से डॉट नेव बायस के अंदर से इंपोर्ट कर रहे हो कौन सा मॉडल, गॉसियन नेव बायस। ठीक है। सेम वही आप डेटा फ्रेम क्रिएट करोगे, यहाँ से सबसे पहले आप अपने इनपुट का आउटपुट कॉलम अलग कर लोगे। एक्स के अंदर इनपुट कॉलम होंगे, वाई के अंदर आपके आउटपुट कॉलम होगा, पास होगा या फेल होगा। पेन टेस्ट स्प्लिट मारोगे डेटा के ऊपर। ठीक है।
आपका ट्रेनिंग डेटा अलग हो जाएगा, टेस्टिंग डेटा अलग हो जाएगा। उसके बाद आप जो मॉडल आपने इंपोर्ट किया उसको कॉल करोगे, उस मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिट फंक्शन से डेटा को ट्रेंड कर दिया, एक्सटर्नल वाइट इसके अंदर इनपुट कॉलम भेज दिए। प्रिडिक्शन के लिए आपको पता है कि हम फंक्शन यूज करते हैं प्रिडिक्ट फंक्शन, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिडिक्ट फंक्शन को कॉल कर लेंगे यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और उसके अंदर हम एस डेटा पास कर देंगे अपना, दैट इज अ वाई प्रिडिक्शन स्कोर। ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी मैट्रिक्स निकालने के लिए हम एक्यूरेसी स्कोर निकालने के लिए हम मैट्रिक्स की एसक्यूएल लाइब्रेरी का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम एक्यूरेसी स्कोर निकालने के लिए बाई टेस्ट और बाई प्रेडिक्ट को भेज देंगे, एंड यू विल सी द एक्यूरेसी आपके पास आ रही है 0.666, यानी कि 66% इसके ऊपर आपकी एक्यूरेसी आ रही है। नेक्स्ट आपके पास ये सैंपल लिया हुआ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसके लिए आप क्लास यूज करोगे बर्नौली नेबाइस्ट। बर्नौली के अंदर मैंने आपको बताया था कि बर्नौली आपका किस किस में यूज करोगे, जब आपका जो इनपुट डेटा है वो आपके पास सारा कैटेगोरिकल डेटा होगा। तो अगर आपके पास इनपुट कॉलम के अंदर दो ही ऑप्शन है, 0 1 0 1 0 1, ठीक है, तो आउटपुट के अंदर भी क्या है, दो ही ऑप्शन है, तब आप इसके अंदर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे। ठीक है। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने का सेम वही फंडा है, आपने इसको अपने बर्नौली को कॉल कर लिया, यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट बना के फिट फंक्शन से आपने ट्रेन कर दिया मॉडल को। ट्रेनिंग करने के बाद आपने प्रिडिक्शन कर दी ऑन दिस पर्टिकुलर। ठीक है। तो मैंने आपने जब इसके ऊपर ये नया इनपुट डेटा दिया तो उसने प्रिडिक्ट करके बताया कि आपका आउटपुट क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है। इसका मतलब दिस इज बेसिकली स्पैम और नॉट स्पैम क्लासिफिकेशन, कि 1 आपका रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी मेल स्पैम है, या 0 रिप्रेजेंट करेगा स्पैम नहीं है। तो जो आपने मॉडल का प्रिडिक्शन करा उसने बताया कि मॉडल आपका क्या है, वो है स्पैम। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेम बायस एल्गोरिथम। यहाँ पे आप मॉडल को यूज कर सकते हो या तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। So that's it from the neighbors algorithm. It is a basically a probabilistic